हेलो एवरीवन, आप सभी का DOLLB 6 सेमेस्टर PYQ एनालिसिस सीरीज में स्वागत है, जिसमें आज हम एथिक्स के पार्ट 2 में रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस करेंगे, इंक्लूडिंग 1 सेफ जोन क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन 15 पर देखा गया है। इसके आंसर के लिए हम पहले सेक्शन 15 बताएंगे। इसके सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि वो केसेस जो कि डायरेक्टली कोर्ट के सामने नहीं हुए हैं, उन पर कोर्ट दो तरीके से एक्शन ले सकती है। पहला सुओ मोटो यानी कि खुद के मोशन पर, दूसरा किसी और के मोशन या एप्लीकेशन पर। लेकिन इसमें भी कोई भी पर्सन ये राइट एंजॉय नहीं करता है, बल्कि ये राइट स्पेसिफिकली सर्टेन पर्सन्स को दिया गया है, जिसमें पहला एडवोकेट जनरल की एप्लीकेशन से, दूसरा किसी भी कॉमन सिटीजन द्वारा, लेकिन उन्हें पहले एडवोकेट जनरल की प्रायर कंसेंट लेनी होगी। तीसरा, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए स्पेशल केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड लॉ ऑफिसर, जो कि जरूरी नहीं है कि एडवोकेट जनरल ही हो, वो खुद से कंटेम्प्ट फाइल कर सकता है, या जो व्यक्ति फाइल करना चाहता है उसे रिटर्न कंसेंट दे सकता है। सेक्शन 15 के सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि हाईकोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो रहे कंटेम्प्ट पर हाईकोर्ट दो तरीके से एक्शन ले सकता है। पहला, सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा सेंड की गई रिपोर्ट के रेफरेंस में, और दूसरा स्पेशल लॉ ऑफिसर्स द्वारा भेजी गई एप्लीकेशन के रेफरेंस में, जो कि स्टेट्स में एडवोकेट जनरल और यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड लॉ ऑफिसर, जिनका नाम ऑफिशियल गेजेट में हो। इसके सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 15 में एप्लीकेशन या रेफरेंस फाइल करता है तो उसे क्लियरली कंटेम्प्ट को मेंशन करना होगा। इस सेक्शन को बताने के बाद हम इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट बताएंगे, जो कि बाल ठाकरे वर्सेस हरीश एंड अदर्स 2005 के केस में दिया गया था। इस केस में अपीलेंट अपने कन्विक्शन ऑर्डर को हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के डिवीजन बेंच में चैलेंज करता है, ये कंटेंट करते हुए कि हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने पीएन डोडा केस के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि कंटेम्प्ट पिटिशन को चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास रेफर नहीं किया गया था। इसके जवाब में डिवीजन बेंच ये ऑब्जर्व करती है कि डूडा केस के ऑब्जर्वेशन को रिकंसिडर करने की जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच के इस ऑब्जर्वेशन को रिजेक्ट करते हुए कहती है कि पीएन डूडा केस में दिए गए डायरेक्शन में प्रोसीजर सिर्फ उन्हीं केसेस पर लागू होता है जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए रखी जाती है, जिसे हाई कोर्ट को फॉलो करना चाहिए ताकि सुओ मोटो कंटेम्प्ट एक्शन का प्रोसेस स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइन हो सके। ये डायरेक्शन हाई कोर्ट के पावर्स को कम नहीं करता है। इसके बाद कोर्ट ये भी ऑब्जर्व करती है कि सेक्शन 15 में जो प्रोसीजरल मोड प्रिस्क्राइब किया गया है, उसका मेन पर्पस ये है कि कोर्ट का वैल्यूएबल टाइम फ्रिवलेस कंटेम्प्ट पिटिशन में वेस्ट ना हो, और इसी सेक्शन के तहत एक इनकम्पिटेंट कंटेम्प्ट पिटिशन के बेसिस पर सुओ मोटो पावर का यूज किया जाता है। टू एडवोकेट जनरल की कंसेंट जैसे प्रोसीजरल सेफगार्ड वैल्यूएबल नहीं रहेंगे। आगे कोर्ट स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एमएस मनी के केस के ऑब्जर्वेशन को रेफर करती है, जहां बताया गया था कि सेक्शन 15 के तहत कोई भी प्राइवेट पर्सन के द्वारा कंटेम्प्ट मोशन रेफर करने के लिए एडवोकेट जनरल का रिटन कंसेंट जरूरी है। आगे कोर्ट ये भी ऑब्जर्व करती है कि सेक्शन 15 में दिए गए रिक्वायरमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 215 के तहत फाइल किए गए कंटेम्प्ट पिटिशन में लागू किया जाता है। लास्टली कोर्ट अपील अलाउ कर देती है इस ग्राउंड पर कि हाई कोर्ट द्वारा लिया गया एक्शन सुओ मोटो एक्शन नहीं था और ना ही एडवोकेट जनरल की कंसेंट से लिया गया था। इसी के साथ हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन हेल्पफुल हो रहा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पर देखा गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले टाइप में एक हाइपोथेटिकल केस देकर आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 171 के तहत किसी एडवोकेट द्वारा उसके क्लाइंट के केस फाइल्स पर लीगल क्लेम करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा या नहीं। इसके दूसरे टाइप में राइट ऑफ एडवोकेट टू गो ऑन स्ट्राइक पर प्रश्न आता है। क्वेश्चन के पहले टाइप को करने के लिए सबसे पहले हम प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मीनिंग बताएंगे। तो इसमें टर्म मिसकंडक्ट को एडवोकेट एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम इसका सिंपल मीनिंग समझे तो सर्टेन एक्ट जो कि उस प्रोफेशन के लिए अनफिट हो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माने जाते हैं। ये टर्म ब्लैक डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है, जिसमें इसका मतलब फॉरबिडन एक्ट, डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, अनलॉफुल बिहेवियर, इम्प्रॉपर या रॉन्ग बिहेवियर से है।
इसके बाद हम एडवोकेट एक्ट का सेक्शन 35 बताएंगे, जिसमें पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट बताया गया है। इसके सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि अगर स्टेट बार काउंसिल किसी एडवोकेट के खिलाफ कंप्लेंट रिसीव करता है या फिर वो ये बिलीव करता है कि एडवोकेट ने कुछ गलत किया है, तो वो केस को डिसिप्लिनरी कमेटी के पास भेजेगा। इसके सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि किसी भी मिसकंडक्ट केस की हियरिंग से पहले डिसिप्लिनरी कमेटी एडवोकेट और एडवोकेट जनरल को डेट और टाइम इन्फॉर्म करेगी। इसके सबसेक्शन 3 कहता है कि दोनों पार्टीज के सुनने के बाद कमेटी केस को डिसमिस या टेम्पररी लॉयर को सस्पेंड कर सकती है या फिर परमानेंटली उन्हें उस लीगल प्रोफेशन से हटा सकती है या फिर वार्निंग दे सकती है। इसके सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि अगर कमेटी किसी एडवोकेट को सस्पेंड करती है तो वो इंडिया में कहीं पर भी एज अ लॉयर वर्क करने का राइट सस्पेंशन पीरियड तक खो देते हैं। इसके सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि अगर किसी एडवोकेट जनरल को डिसिप्लिनरी कमेटी नोटिस भेजते हैं तो वो खुद अपीयर हो सकता है या फिर उसके बिहाफ पर किसी एडवोकेट को भेज सकता है। इसके बाद हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 171 बताएंगे, जिसमें कहा गया है कि कुछ स्पेशल प्रोफेशन जैसे बैंकर्स, फैक्टर्स, वाफिजर्स, हाई कोर्ट के अटर्नी और पॉलिसी ब्रोकर्स को इसमें राइट दिया गया है कि अगर किसी से इन्हें पैसे लेने हैं और उन्होंने अपना सामान इनके पास छोड़ा है तो ये लोग वो सामान रोक कर रख सकते हैं। बाकी लोग ऐसा सिर्फ तभी कर सकते हैं जब रिटर्न एग्रीमेंट हुआ हो। इसके बाद हम इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट बताएंगे, जो कि आर.डी. सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा 2000 के केस में दिया गया था। इस केस में अपीलेंट एक सीनियर एडवोकेट है जो कि एमपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के एज अ लीगल एडवाइजर अपॉइंट होते हैं। बाद में जब उनकी सर्विसेज बैंक द्वारा टर्मिनेट की जाती है तब बैंक उन्हें लिटिगेशन फाइल्स को रिटर्न करने के लिए कहती है, लेकिन वो फाइल्स को रिटर्न करने के बजाय अनपेड फी 97,000 रुपीज डिमांड करता है। बैंक ने ये लाइबिलिटीज लेने से मना करते हुए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कंप्लेन स्टेट बार काउंसिल में की। फिर जब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 171 गुड्स पर अप्लाई होता है, ना कि केस फाइल्स या डॉक्यूमेंट पर। आगे कोर्ट ने कहा कि इसमें गुड्स भी वो आते हैं जो कि सेलेबल हो और जिसकी अपनी मार्केट वैल्यू हो, लेकिन प्रेजेंट केस में केस फाइल्स बेल्ड गुड्स नहीं है, यानी कि ऐसे गुड्स नहीं है जो कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हो जिसे उन्होंने बेली को टेम्पररी डिलीवर किया हो। इसलिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 171 अप्लाई नहीं होगा। आगे कोर्ट ने कहा कि अगर वकील सिर्फ फीस ड्यू होने के बेसिस पर फाइल्स वापस करने से इनकार कर देता है तो उसका ये एक्ट एडवोकेट एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के अंतर्गत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा और ये एक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के चैप्टर 2 पार्ट 6 के रूल 28 एंड रूल 29 का भी वायलेशन है। आखिर में कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट और क्लाइंट के बीच एक विश्वास का रिश्ता होता है, यानी कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, और एडवोकेट का ये फर्ज होता है कि वो क्लाइंट का बेस्ट इंटरेस्ट में काम करे। इसलिए जब वकील की सर्विस एंड हो जाती है तो उस पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स क्लाइंट को वापस करे। इसलिए कोर्ट अपील डिसमिस कर देती है, अपीलेंट को मिसकंडक्ट कर गिल्टी डिक्लेयर कर देती है। इसी के साथ इस क्वेश्चन का पहला टाइप कंप्लीट होता है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को डिफाइन करते हुए सेक्शन 35 बताना है, जो कि हमने ऊपर कवर कर लिया है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स को बताएंगे, जो कि एक्स कैप्टन हरीश उप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 के केस में दिया गया था। इस केस में हरीश उप्पल ने पिटीशन फाइल की इस ग्राउंड पर कि कई बार एडवोकेट्स ने कोर्ट को बॉयकॉट किया है और स्ट्राइक की है, जिससे जुडिशियल प्रोसेस इफेक्ट हुआ है। इसलिए राइट टू स्ट्राइक और बॉयकॉट को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉयर्स के पास लीगल राइट टू स्ट्राइक या बॉयकॉट कोर्ट नहीं है, एक्सेप्ट रेयर एंड एक्सेप्शनल केस। उसमें भी सिर्फ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट एक दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें कोर्ट के प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड है, जिससे कि कोर्ट इंश्योर कर सके कि कोर्ट का काम इफेक्ट ना हो, क्योंकि लॉयर्स के राइट टू स्ट्राइक से कॉमन मैन का राइट टू स्पीडी जस्टिस वायलेट होता है, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 35 के अंतर्गत स्ट्राइक करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, जिसमें बार काउंसिल ऐसे वकीलों के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चला सकती है, और अगर वकील स्ट्राइक या बॉयकॉट के कारण कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। आखिर में कोर्ट ने कहा कि लॉयर्स का पहला कर्तव्य
कोर्ट और जनता के प्रति होता है, इसलिए स्ट्राइक कोई अधिकार नहीं बल्कि अनुशासनहीनता है। आखिर में कोर्ट ने स्ट्राइक की जगह कुछ अल्टरनेटिव सजेस्ट किए, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी इंटरव्यूज, वेयरिंग ब्लैक बैंड या फिर पीसफुली मार्च। इसी के साथ हमारा 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब लास्टली हम एक सेफ जोन क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि फंक्शंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें एडवोकेट एक्ट के सेक्शन 6 और 7 को बताना होगा। सेक्शन 6 में स्टेट बार काउंसिल के फंक्शंस को बताया गया है और सेक्शन 7 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस का जिक्र किया गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बार काउंसिल के फंक्शन की, जो कि सेक्शन 6 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 में दिए गए हैं। पहला, स्टेट बार काउंसिल का प्राइमरी काम एडवोकेट्स को अपने रोल पर रजिस्टर करना और उस रोल को मेंटेन करना है। दूसरा, अगर किसी एडवोकेट पर मिसकंडक्ट का केस होता है तो उसका इंक्वायरी और डिसीजन स्टेट बार काउंसिल ही करती है। तीसरा, ये काउंसिल एडवोकेट के राइट्स, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करती है। फोर्थ, इफेक्टिव वेलफेयर स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बार एसोसिएशन का डेवलपमेंट करना भी इसी का काम है। फिफ्थ, लॉ में रिफॉर्म्स लाना और उन्हें प्रमोट करना। सिक्स्थ, स्टेट बार काउंसिल लीगल एड प्रोवाइड करती है और सेमिनार्स और लीगल टॉक्स ऑर्गेनाइज करती है। सेवंथ, काउंसिल अपने फंड्स को मैनेज और इन्वेस्ट करती है। एट्थ, अपने मेंबर्स के इलेक्शंस करवाना भी इसी का काम है। नाइन्थ, बीसीआई के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग लॉ यूनिवर्सिटीज का इंस्पेक्शन करना भी यही करती है। 10th, एक्ट में दिए गए दूसरे काम और अपने ऊपर लिए गए काम को पूरा करना। अब हम बात करते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस की, जो सेक्शन 7 में दिए गए हैं। बार काउंसिल का पहला वर्ग है एडवोकेट्स के लिए प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट का स्टैंडर्ड सेट करना। दूसरा, बीसीआई और स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के प्रोसीजर्स डिसाइड करना। तीसरा, एडवोकेट्स के अधिकार, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। फोर्थ, कानूनी सुधार को प्रमोट करना। फिफ्थ, बीसीआई स्टेट बार काउंसिल पर ओवरऑल सुपरविजन रखती है। सिक्स्थ है लॉ एजुकेशन का स्टैंडर्ड फिक्स करना और यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम करना। सेवंथ है कौन सी यूनिवर्सिटी का लॉ डिग्री एडवोकेट बनने के लिए वैलिड है, इस बात का निर्णय लेना भी बार काउंसिल का काम है। एट्थ, लीगल एड प्रोवाइड करना और एमिनेट जूरिस्ट के साथ टॉक ऑर्गेनाइज करना। नाइन्थ, फॉरेन लॉ डिग्री को रिकॉग्नाइज करना अगर वो म्यूचुअल बेसिस पर हो। 10th, फंड का मैनेजमेंट और अपने मेंबर्स के इलेक्शंस करवाना। इसी के साथ बार काउंसिल के फंक्शन भी कंप्लीट होते हैं। अब हम इन्हें कंक्लूड करके समझे तो स्टेट बार काउंसिल ज़्यादा प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल फंक्शन हैंडल करती है, वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया पॉलिसी मेकिंग और नेशनल लेवल सुपरविजन करती है। ये दोनों काउंसिल मिलकर एडवोकेट कम्युनिटी को रेगुलेट करती है और लीगल सिस्टम को सुधारने में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। इसी के साथ हमारा सेफ जोन क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट ए और इस पार्ट बी में बताए गए क्वेश्चन से आप एग्जाम में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस 2017 से 2024 के पेपर को एनालिसिस करते हुए बनाया गया है, लेकिन स्पेसिफिकली हमने फोकस 2019, 2022, 23 और 24 पर दिया है। इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।